भारत में ऐप्स के बैन को लेकर चीन की चिंता बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि हम हालात की समीक्षा कर रहे हैं। भारत ने करीब 59 चीनी ऐप्स पर देश में बैन लगा दिया है। हम मामले की समीक्षा कर रहे हैं। ये चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है एक स्टेटमेंट के जरिए। कल ही ये बैन लगाया गया था 59 चीनी ऐप्स पर। पूर्वी लद्दाख में बार बार हिमाकत करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक किया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। पहले दौर में जिन पर बैन लगा उन सभी ऐप कंपनियों से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा जाएगा। हालांकि एक्शन शुरू हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर ने चाइनीज ऐप्स को हटा दिया है और सरकार कुछ और ऐप्स पर रोक लगाने के मूड में है। सरहद से पहले चीन के खिलाफ डिजिटल जंग। चीन पर सबसे बड़ा साइबर वार। भारत ने बैन किए 59 चीनी ऐप। डेटा चोरी के संगीन इल्जाम के बाद भारत का सबसे बड़ा एक्शन। उनसठ ऐप बैन हुए, लेकिन यह सिलसिला जारी रहेगा। दो दिन के भीतर सारी ऐप कंपनियों को देनी होगी सफाई। जी हां, सरहद पर बार बार हिमाकत कर रहे चीन को एक अलग मोर्चे पर भारत ने दिया है करारा जवाब। एक ऐसा वार भारत ने किया है जिसकी गूंज साइबर वर्ल्ड में सालों तक सुनाई देती रहेगी। जिन ऐप के दम पर चीन दुनिया भर में लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा था, करोड़ों करोड़ लोगों के डेटा पर सीधे नजरें गड़ाए हुए था, उन पर किसी देश में सबसे बड़ा वार हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत ने एक झटके में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 दिन के भीतर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। और सरकार ने अब आनन फानन में कदम उठाते हुए 59 ऐप को बैन कर दिया है। 59 ऐप बैन किए गए, लेकिन भारत का आक्रामक रुख यही नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि भारत और भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगा सकता है। अब जरा इस पूरे एक्शन की रूपरेखा भी समझ लीजिए। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दिए गए हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। इन ऐप का यह दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं और डेटा चीन नहीं जाता। एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। खुद रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम उठाना जरूरी था। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए। और खासकर ये चीजें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनी है जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, कैम स्कैनर बैन, ये तो महज बानगी भर है। जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उनमें से कई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। हेलो, वीगो, लाइकी, शेयर इट, जेंडर,
यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, सेल्फी सिटी, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, यूकैम मैप, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। भारत में किस पैमाने पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। यानी खतरा काफी बड़ा था और करोड़ों लोग इसकी जद में थे। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि चीन के ऐप किस लिहाज से भारत को मुश्किल में डाल रहे थे और आखिर क्यों एक्शन हो गया था जरूरी। जांच से पाया गया था कि चीनी ऐप से भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही थी। 130 करोड़ लोगों का डेटा असुरक्षित हो गया था, अहम डेटा चोरी हो रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्राइवेसी को इससे खतरा हो रहा था। इतने बड़े खतरे को देखकर जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था। आज तक ब्यूरो। और चीन के कई ऐप्स ने हाल ही के साल में भारत में जबरदस्त जाल फैलाया है। कई ऐप्स तो लोग उसके आदी हो चुके हैं। अब इन ऐप्स पर एक्शन शुरू हो गया। अच्छी बात यह रही कि अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि इन ऐप से छुटकारा देश हित में है। और इन सबसे आगे बढ़कर साइबर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चीनी ऐप का काला सच क्या है। भारत के करोड़ों लोगों को शायद पता भी नहीं था कि जिन ऐप के वो दीवाने हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं, क्योंकि इनकी जड़ चीन में है। वही चीन जो दशकों से भारत भूमि पर अपनी दुष्ट निगाह जमाए हुए था। चीनी ऐप ने भारत में जाल फैला लिया था। अब जरा सिर्फ टिकटॉक पर ही नजर दौड़ा लीजिए। सिर्फ इस एक ऐप के करोड़ों लोग दीवाने हैं। पहले इसकी पहुंच पर नजर दौड़ाइए। टिकटॉक भारत में 47 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। पूरी दुनिया में करीब 30% टिकटॉक यूजर सिर्फ भारत में है। 2019 में सबसे ज्यादा ये भारत में डाउनलोड हुआ। दुनिया में डाउनलोड का ये 45% था। टिकटॉक का भारत से 100 करोड़ रुपए कमाई का टारगेट था। अब जिन 59 ऐप पर बैन लगा है उनमें टिकटॉक भी है। हालांकि टिकटॉक बैन के बाद तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। उसने डेटा सुरक्षा की दुहाई देना शुरू कर दिया। टिकटॉक ने अपनी सफाई में कहा कि हम आदेश की पालना कर रहे हैं। सरकार के संबंधित विभागों को मिलकर सफाई देंगे। हम कानूनों के हिसाब से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई सूचना चीनी सरकार को नहीं दी गई है। यूजर प्राइवेसी को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। टिकटॉक बैन हो गया। इसके दीवानों में इसकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग देखने को मिल रही है। कुछ टिकटॉक सितारों ने कहा कि ये जरूरी था। चीन के नापाक इरादों को नाकाम करना ही होगा। इनमें मुंबई की टिकटॉक स्टार मुस्कान भी हैं। ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है। तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को और जो चाइना ने किया, दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। मुस्कान समझ रही हैं कि इन ऐप से खतरा था, लेकिन कुछ टिकटॉक स्टार ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ हो रही है। इनमें राजस्थान का बाबा जैक्सन भी है। आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं टिकटॉक अब बैन हो रहा है। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं मेरे आप लोगों के साथ और स्पेशली टिकटॉक के साथ। लेकिन आप लोग निराश बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर आपको चीनी ऐप के बारे में कोई भी भ्रम है तो जरा देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल की बात सुनिए। वो बता रहे हैं कि चीनी ऐप कैसे भारत के लिए खतरा बन रहे थे। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। वाकई काफी दिनों से देश में जागरूकता आ रही थी। लोग समझ रहे थे कि चीनी ऐप से खतरा है।
तभी तो 2 महीने के भीतर ही चीन के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि इसके मशहूर ऐप से भी भारत लोग किनारा करने लगे थे। मई और जून के आंकड़ों पर गौर करिए। टिकटॉक की पहुंच 38% घटी थी, हेलो 38% घटा, लाइकी 32% और बीगो लाइव 25%। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर था पॉपुलर ऐप टिकटॉक। हम आपको बता दें, डेटा के अनुसार हिंदुस्तान में 200 मिलियन मंथली यूजर्स थे इस ऐप के, लेकिन अब ये ऐप हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा डेमो करते हैं। हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, टिकटॉक पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर टिकटॉक ऐप आया है, इसको क्लिक करते हैं। इसमें साफ लिखा है ये आइटम आपके देश में अब अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर इन चीनी ऐप पर पाबंदी वक्त की जरूरत बन गई थी। खतरों की बात पहले भी जानी और समझी जा रही थी, लेकिन सरकार ने एक झटके में एक्शन लेकर जता दिया कि जब भारत की सुरक्षा और अखंडता की बात होगी तो एक्शन में कोई नरमी नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। वहीं जनता से लेकर सियासी हलकों तक हर तरफ सरकार को चीनी ऐप पर पाबंदी मसले पर भरपूर साथ मिल रहा है। जिन ऐप्स के लोग दीवाने थे उनको अब इन ऐप्स का स्याह चेहरा दिखाई देने लगा है। तभी तो चीनी ऐप्स पर जनता एक सुर में बोल रही है कि मोदी सरकार ने ठीक फैसला किया है, जो कि देश हित पे है। चीन के नापाक इरादों से देश में आज हर कोई वाकिफ है। बार बार भारत पर गिद्ध जैसी नजर डालने वाले चीन को अब हर मोर्चे से जवाब मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने करारे जवाब की बात करके जता दिया है कि ये नया भारत है। अब आवाम ने भी अपने स्तर पर जवाब देना शुरू कर दिया है। कम से कम डिजिटल वॉर में तो जनता का ही सबसे बड़ा रोल है और यहाँ लोग किसी सिपाही जैसी भूमिका निभाने को तैयार हैं। कल्पना कीजिए कि जिन ऐप को 35 करोड़ भारतीय इस्तेमाल कर रहे हों, अचानक इनकी कलई खुलने के बाद कैसे लोग चीनी ऐप की खुली मुखालफत कर रहे हैं। डिजिटल वॉर में जनता देगी जवाब। अब चीन के ऐप को जनता की ना शौक, बाद में पहले देश की सुरक्षा। जनता के बदले रुख का अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि चीनी ऐप पर बैन बिल्कुल सही है। जरा लोगों की राय सुनिए। ये साफ साबित कर रहा है कि अब चीनी ऐप के भारत से दिन लदने वाले हैं। तो अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। सो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से इस लिहाज से देखा जरूरी है। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं। चीनी ऐप पर सियासत भी बैक सीट पर चली गई है। अब तक चीन को लेकर सरकार से तल्ख सवाल कर रही कांग्रेस ने भी इस बैन को सही माना है, जबकि कुछ नेता ये तक कह रहे हैं कि बैन पहले ही लग जाना चाहिए था। एक अच्छा कदम है। चीन के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन में सब चीज़ अलाउड होती है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें करना चाहिए उसमें, और किया तो अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा, कई निर्णय ले भी रही है, और इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है। अगर देश की जनता ने चीनी ऐप को इसी तरह किनारे लगाया और सियासी पार्टियों का साथ मिला तो ये डिजिटल वॉर भारत जीत कर ही रहेगा। भारत इस वक्त सैन्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर चीन से लड़ाई लड़ रहा है। चीन के साथ किए गए करार जहां रद्द किए जा रहे हैं, वहीं चीन से आने वाले गैर जरूरी सामान पर ड्यूटी बढ़ने वाली है। देश के लोगों में भी आक्रोश है और यही वजह है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय समुदाय चीनी सामान के विरोध में सड़कों पर उतरा।
चीन से लगभग पूरी दुनिया त्रस्त है। वहीं भारतीयों में चीन के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। वहीं देश में चीनी सामान के बहिष्कार का असर ये हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में चीन के मोबाइल की बिक्री 70% तक कम हो गई है। कोई भी कॉल जो देश की तरफ से आती है या सोसाइटी में आती है कि हमें चीनी चीज का बहिष्कार करना है, चीनी सामान का बहिष्कार करना है, तो उसका इफेक्ट हमारे आम कस्टमर्स के ऊपर आता ही है। तो इसकी वजह से सेल पे फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल आदमी के माइंड में ये रहता है कि मुझे चीनी सामान नहीं खरीदना है। तो जो चीज जरूरी है आदमी सिर्फ वही खरीदता है, जो नहीं है तो उसको नहीं खरीदता है। तो हमारे मोबाइल लाइन में, एसेसरीज लाइन में इस चीज का काफी फर्क पड़ता है। तो अभी कितनी सेल गिरी? तो अभी अप्रोक्सीमेटली हमारे 70% सेल गिर चुकी है। हालात को देखते हुए लोगों ने अपना मन बना लिया है कि उनको चीनी सामान नहीं खरीदना है। वो अब भारत में बने सामान की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो इसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। दुकानदार भी चीन का सामान नहीं बेचना चाहते, लेकिन चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश का मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जब से चाइना ने गद्दारी किया है, जनता में और व्यापारियों में रोष बढ़ती जा रही है। व्यापारी नहीं चाहते हैं हम चाइना ए आइटम को बेचें, लेकिन उसका ऑल्टरनेट जब तक एबिलिटी नहीं होती है वो मजबूर हैं चाइना आइटम बेचने के लिए। चीन के साथ भारत के कारोबार में $50 बिलियन का असंतुलन है, जो बढ़ता ही जा रहा है। अब सरकार ने जहां चीन से गैर जरूरी आयात पर लगाम लगाने की तैयारी की है, वहीं सरकारी ई-कॉमर्स साइट पर नियम सख्त किए गए हैं। अब ये बताना अनिवार्य कर दिया गया है कि सामान किस देश में बना है। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। अब आपको गलवान घाटी की वो सच्चाई दिखा देते हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं है। 15 जून की रात कैसे एक तंबू को उखाड़ने के लिए भारत और चीन के सैनिकों में खूनी जंग छिड़ गई और कैसे भारतीय सैनिकों ने चीनियों की गर्दन तोड़ दी। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे एलएसी पर बनी भारत की वो सड़क है जिसने चीन के इरादों पर पानी फेर दिया। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ, कितनी देर चली लड़ाई, कैसे लड़े भारतीय जांबाज, 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार, भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए। तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। एलएसी पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थे घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने एलएसी के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे। लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी।
कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे, जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और यह चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं। हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार उस रात 3 चरण में लड़ाई हुई थी। चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए कि सेंटिमेंट्स ऑफ द ट्रुप्स, एक कमांडिंग ऑफिसर वो शहीद हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे सेंटिमेंट्स बहुत इन्फेंट्री में बहुत होती हैं। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। पहले चरण की ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे, लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे, जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे। चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया। नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ तीसरी पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली की। हालांकि भारत ने चंद घंटों में चीन के घायलों को लौटा दिया, लेकिन चीन ने इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय लगाया। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। इन बर्फीली हवाओं में जहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है, वहां पर हमारे योद्धा डटकर सिर्फ खड़े नहीं रहे बल्कि चीनियों से लड़े। हां, हमें क्षति पहुंची, लेकिन चीन को क्षति ऐसी पहुंचाई है कि आज भी वो कांप रहा है।